जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। हम बात कर रहे थे सिटीजनशिप के बारे में और हम बात कर रहे हैं अब एनआरसी सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे और कैसे मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही थी, क्यों विरोध कर रही थी, इस एक्ट में क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, मैंने पहले एक आउटलेट तैयार करके रखा है आपके लिए। तो एनआरसी का मतलब होता है, यहाँ पे इंडियन लिखिए, यहाँ पे सिटीजनशिप लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो एनआरसी इट इज अ रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। जैसे मान लीजिए क्लास में होता है, एक रजिस्टर बनता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं। ऐसा होता है ना क्लास के आपकी क्लास में कि कोई कहीं से भी आके, ऐसा थोड़ी ना है कोई 10th का बच्चा क्लास 8th में आके बैठ के पढ़ रहा है, क्लास 8th का बच्चा 6 में जाके पढ़ रहा है। आपकी क्लास में जैसे एक रजिस्टर बनता है कि कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने बच्चों का एडमिशन इस क्लास में हुआ है, उसके लिए एक रजिस्टर बनता है। तो ऐसे ही भारत में कितने लोग रह रहे हैं, भारत कितने लोग नागरिक हैं, इसके लिए भारत सरकार ने भी एक बड़ा सा रजिस्टर बना के रखा है। इस पर वो हर साल उसमें फेरबदल करती रहती है, ताकि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ रहा है, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता ले रहा है, कोई व्यक्ति दोनों एक जगह नागरिकता लेके यहाँ छूट जा रहा है, उसका पूरा डाटा डॉक्यूमेंट जो होता है वो भारत गवर्नमेंट उसको इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है। तो एनआरसी इसी का विरोध हो रहा था मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा। तो हम देखते हैं एनआरसी एक रजिस्टर्ड है जिसमें अपने सिटीजन के बारे में पूरी जानकारी लिखी जाती है कि ये फलां व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है। तो देखिए, अब इसके लिए इसको कुछ देर के लिए पॉज करते हैं। अब हम देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। हमने अभी सिटीजनशिप पढ़ा पिछली वीडियो में, इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इससे पहले जो अमेंडमेंट एक्ट चलता था वो आपका चलता था 26 जन 1950, 1950, 26 जनवरी 1950 का चलता था। फिर उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, उस एक्ट में बदलाव किया गया। जैसे हमने पार्टिकल 5 to 11 पढ़ा है, इसमें कैसे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है और ली जा सकती है, मतलब गवर्नमेंट छीन भी सकती है। इसमें हम पढ़ रहे हैं उसके अपग्रेड वर्जन की अमेंडमेंट पार्ट को, जो बीजेपी गवर्नमेंट 2019 में लाई थे। तो देखिए, इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में था ये कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है और अफगानिस्तान का है, कोई ऐसा व्यक्ति या पुरुष, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़ जो भी हो, अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया अफगानिस्तान का व्यक्ति है, जो या तो धार्मिक तरीके से या तो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से और इलीगल माइग्रेंट, यानी कि गलत तरीके से भारत में घुसा है, या वो किसी धर्म के पक्ष से भारत में आ रहा है। जैसे वो मुस्लिम हो सकता है, कुछ जितने भी कास्ट के लोग हैं वो हो सकते हैं, जितने भी रिलीजियस के लोग हो सकते हैं वो हो सकते हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए इन कम्युनिटी के लोगों को, जैसे जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं और सिख हैं, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान में भी सिख की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो पाकिस्तान में भी एक पंजाब इलाका पड़ता है, हैदराबाद पड़ता है। तो उस जगहों से आए हुए, पाकिस्तान का हो, वो बांग्लादेश का हो या अफगानिस्तान के, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और सिख। देखिए, मुस्लिम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। इंडियन गवर्नमेंट में इस एक्ट में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि बस वो ये एक अमेंडमेंट उन लोगों के लिए है जो हिंदू, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो। ये लोग 13 जुलाई 2014 से पहले इंडिया में रहते हों। हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, ईसाई, बुद्धिस्ट और इतने लोग अगर 31 जुलाई 2014 से पहले भारत में रहते हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मुस्लिमों को नहीं, एक्सेप्ट मुस्लिमों को नहीं। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है किसी भी सिटीजन्स को इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। फॉर्मूला है 1 + 5/14, 1 + 5/14। ये 2014 का नया फॉर्मूला है। जो 1950 का जो फॉर्मूला था वो ये था 1 + 11/14। अब इसको समझते हैं फॉर्मूले को। देखिए, पहले हम 1 को भूल जाते हैं, हम पहले 11/14 करते हैं। यहाँ जो 14 का मतलब है, उसका मतलब है ईयर्स, साल। कोई भी व्यक्ति
14 साल में से वो 11 साल अगर भारत में रहा हो, मतलब 14 साल में से वो 11 साल अगर भारत में रहा हो, 14 साल में से अगर वो 11 साल भारत रहा हो, यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए 2001 से वो इंडिया में रह रहा हो और आने वाले 14 साल यानी कि 2015 में से, मतलब इन 14 साल के गैप में वो कम से कम 11 साल वो भारत में ही रहा हो और उसका जो 3 सालों किसी दूसरे कंट्री में भी रह सकता है, यानी बीच में आना जाना चला रहता है, लेकिन 14 साल में से 11 साल वो इंडियन सिटीजन हो और जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा उस समय से 1 साल पहले से वो भारत में रहता हो। समझ रहे हैं मेरी बात? 14 साल में से 11 साल वो भारत में रहा हो, मतलब अगर मैं रह रहा हूँ 2001 से इंडिया में और 2015 तक, तो इन 14 सालों में मैं 11 साल भारत में रहूँगा और जिस दिन मेरा 14 साल में से 11 साल पूरा हो गया उसके बाद मैं जाऊँगा गवर्नमेंट के पास कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ यहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए। तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे उस दिन से 1 साल पहले से आप भारत में ही प्रेजेंट हो। ये नहीं है कि 6 महीने के लिए मैं कहीं और था, 2 महीने कहीं और था और मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप मुझे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे उससे 1 साल पहले से आप भारत में ही रह रहे हो। ये था 1950 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसका। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 में एक नया अमेंडमेंट करके एक नया फार्मूला बनाया। ये था पुराना फार्मूला, ये था नया फार्मूला। तो नए फार्मूले के अनुसार 14 साल में से बस 5 साल आप भारत में रह रहे हो, 14 साल में से आप बस 5 साल भारत में रह रहे हो। उसमें क्या था, आप 14 साल में से 11 साल भारत में रहे हो और इसमें है कि आप 14 साल में से 5 साल बाद भारत रहे और जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे उससे 1 साल पहले से आप इंडिया में ही रह रहे हो। तो देखिए यहाँ आपको 11 साल रहना है और यहाँ आपको 15 साल मतलब 5 साल रहना है, यानी कि आपका 6 ईयर्स का डिफरेंस आ गया, 6 ईयर का गैप आ गया नए अमेंडमेंट में। और ये जो नया फॉर्मूला था कि 14 साल में से सिर्फ 5 साल ही रहना है उन लोगों को, वो हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और सिख को ही है, मुस्लिमों को नहीं मिला। इसलिए मुस्लिम नाराज थे कि आप लोगों ने इन लोगों को 14 साल में से तो बस 5 साल रहने को बोला और हम जो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुसलमान जो हैं, वो उनको पुराने प्रावधान पे ही रहना पड़ेगा कि 14 साल में से वो 11 साल भारत में रहे, तब उनको 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन के उनको सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये था सिटीजनशिप एक्ट जिसके कारण इसका मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा विरोध हो रहा था कि आपने हमको तो छोड़ दिया लेकिन और जितने भी धर्म के लोग हैं उनको आपने इसमें शामिल किया। तो ये था रियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता कानून 2019 का ये सही तरीका कि मुस्लिम लोग क्यों इसके अगेंस्ट में थे। और देखिए मेरे अनुसार इन लोगों को भी देना चाहिए था, लेकिन जब इन लोगों को दे रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को, तो मुस्लिम को यहाँ क्यों नहीं रखा गया, ये मेरा थोड़ा एक प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, मैं उसको जरूर देखूंगा। तो ये था एनआरसी और सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन, जनसंख्या और नागरिकता में क्या अंतर है, पॉपुलेशन और सिटीजनशिप में क्या अंतर है, पॉपुलेशन और सिटीजन्स में क्या अंतर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, तो ले लिए। ओके, तो हम अब देखते हैं कि सिटीजनशिप और पॉपुलेशन में क्या अंतर होता है। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि जो सिटीजन है वो पॉपुलेशन में भी आएगा, जो पॉपुलेशन है किसी कंट्री की वो सिटीजनशिप वहाँ के होंगे ही होंगे। तो हम देखते हैं सिटीजन और इसके बाद पॉपुलेशन। सिटीजनशिप और पॉपुलेशन में क्या अंतर होता है हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सिटीजन्स वो होता है जो इस देश का नागरिक हो। जैसे मान लीजिए आपके घर शादी है, आपके घर बारात आई, तो उस घर के जो सदस्य हैं उनको घराती बोला जाता है और जो बारात में दूल्हे के साथ लोग आते हैं वो कहलाते हैं बाराती। तो
इस केस में जो घर के सदस्य हैं, जिस देश के लोग हैं, उनको कहा जाता है सिटीजन। और जो इस देश में नहीं है लेकिन तब भी आपके घर रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर बारात आई, आप घर आती हैं, वो लोग बाराती हैं, आपसे और उनसे कोई संबंध नहीं है, वो बस आए हैं शादी में एंजॉय करने के लिए, शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन वो आपके घर आके रह रहे हैं, आपके घर खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, वो आ जाएंगे पॉपुलेशन में। तो घराती वाले जो लोग हैं, घर के लोग, वो आ जाएंगे सिटीजन। जो भारत का जो नागरिक है, जो इंडियन सिटीजन है, वो आएगा इंडियन सिटीजन में। और इंडिया की जो बाहर के लोग इलीगल माइग्रेंट्स है, कोई अफगानिस्तान से आके भारत में बस गया है, कोई बांग्लादेश से आके बस गया है, कोई नेपाल से आके भारत में रह रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट हर 6 महीने में हर पूरे देश में इसका एक सर्वे कराते हैं कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ के बस रहे हैं। तो ये था पॉपुलेशन, ये था सिटीजनशिप। ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है सिटीजनशिप और पॉपुलेशन में। अब हम देखते हैं OCI। ये था हमारा सिटीजनशिप और पॉपुलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं OCI क्या होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI इसको कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता तो दूसरे देश के लिया है, जो सिटीजन दूसरे देश का है, लेकिन उसके पेरेंट्स, उससे रिश्तेदार वो इंडियंस हैं। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे देश में रह रहा हो, लेकिन उसके रिलेटिव, उसके माता पिता, उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडियन सिटीजन हो, लेकिन उसकी नागरिकता बाहर की है। तो इस केस में जब भी वो इंडिया आएगा, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स में नाना नानी और दादा दादी दोनों आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स में। तो उसको जब इंडिया आना पड़ेगा तो उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इस केस में उनको सहूलियत हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक कार्ड जारी किया। इसका नाम है OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति विदेश में नागरिक है लेकिन उसके पेरेंट्स इंडियन है और उसके सब लोग इंडिया में रहते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने एक OCI कार्ड जारी किया उन व्यक्तियों के लिए जो बाहर रहते हैं। तो ये कार्ड, इस कार्ड के मदद से कोई व्यक्ति इंडिया में, इंडियन का OCI कार्ड उसके पास है, तो वो इंडिया का उसका वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा और उसको पुलिस इंक्वायरी के लिए कभी नहीं जाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट अपना OCI कार्ड दिखाएगा और इंडिया में बिना वीज़ा के वो रह सकता है कितने टाइम चाहे, उतने समय के लिए। तो ये था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कार्ड। अब देखते हैं OCI कार्ड किन किन लोगों को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है मनोज, सपोज एक व्यक्ति है मनोज, इसका एक चाइल्ड है, इसका एक ग्रेट पोता है। ग्रेट चिल्ड्रन लिखिए, मैं चिल्ड्रन लिख देता, चाइल्ड ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। उसके बाद इसका ग्रेट चिल्ड्रन है। अगर मनोज को OCI कार्ड मिला हुआ है, तो इन सभी लोगों को भी OCI कार्ड इसके थ्रू मिलेगा। अगर मनोज को मिला हो तो उसके बेटे को भी मिलेगा, अगर उसके बेटे को मिला है उसके पोते को भी मिलेगा, अगर उसके पोते को मिला तो उसके पर पोते को भी मिलेगा। तो OCI कार्ड का ये काम है, अगर किसी एक व्यक्ति का मान लीजिए मुझे OCI कार्ड मिलता है तो मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी मिलेगा, मेरे पोते को भी मिलेगा और मेरे पर पोते को भी मिलेगा। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी दूसरे देश की महिला से शादी करता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राज है, ये इसको इंडियन का OCI कार्ड मिला हुआ है और ये शादी करता है किसी रसियन लड़की से। राज जो है इंडियन OCI कार्ड इसको मिला हुआ है, ये शादी करता है किसी रसियन लड़की से, तो इसके थ्रू इसको भी OCI कार्ड मिलेगा। ये भी इसके तहत, OCI कार्ड के तहत ये इंडिया में आ जा सकती है बिना वीज़ा के, क्योंकि ये इसकी वाइफ है। लेकिन इसकी भी कंडीशन ये है कि उनकी शादी 2 साल से कम 2 साल सही तरीके से चली हो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं है कि इससे शादी किया और चलो मेरे उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के पास, एम्बेसी के पास चलो कि मुझे OCI कार्ड दो। शादी कम से कम 2 साल चली हो और इन लोगों को हर 5 साल बाद अपना OCI कार्ड रिन्यूअल कराना पड़ता है, यानी कि फिर
फिर से बनवाना पड़ता है। तो ये था, हम इस वीडियो हमने पढ़ा OCI के बारे में, सिटीजनशिप एक्ट के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में कि क्या होता है। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।